हेलो गाइस, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में माइंड विद आदित्य में। दोस्तों, काफ़ी समय से हमने हिस्ट्री की वीडियोस नहीं लेके आए थे। आज हम हिस्ट्री की वीडियोस ला रहे हैं। तो हम हिस्ट्री में बात कर रहे थे पहले एंशिएंट इंडिया की, और एंशिएंट इंडिया में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। हमने जैसे कि लेटर वैदिक फेज तक हमने पढ़ा दिया था। अब लेटर वैदिक फेज के आगे के जो टॉपिक्स है, महाजनपदास है, राइज इन मगध एम्पायर है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो एंशिएंट इंडिया में दोस्तों महाजनपदास क्या थे? मतलब 600 बीसी और बीसी मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि बीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है, इसके टाइम की जो क्रोनोलॉजी किस टाइप से चलती है। आज हम देखेंगे महाजनपदास कब हुए? 600 बीसी में, है ना। मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु के जन्म के 600 वर्ष बाद की बात है ये, है ना। अब हम देखेंगे इसमें फ्रॉम 1000 बीसी ऑनवर्ड ड्यू टू द एग्रीकल्चर सरप्लस एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। मतलब 1000 बीसी के बाद में एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस होने लगा, एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, आयरन का मतलब उपयोग होने लगा, रेगुलर टैक्सेशन होने लगे, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स इमर्ज इनटू जनपदास। जो लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स थे वो इमर्ज हो गए कैसे? जनाज में और जनपद में, एंड जनपदास ग्रो इनटू महाजनपदास। और जो जनपदास थे वो कायम हो गए महाजनपदास में। पाली टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपदास। पाली टेक्स्ट में सबसे पहले महाजनपदास का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? पाली टेक्स्ट में कहाँ पर? जिसे हम बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे, जब पाली टेक्स्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पाली टेक्स्ट में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हम देखेंगे कि महावस्तु एक टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट है, उसमें हम देखने को मिलता है। और जैनों का ग्रंथ होता है भगवती सूत्र, तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है महाजनपदास के बारे में। 16 महाजनपदास के बारे में हमें सबसे पहले रेफरेंस हमको महावस्तु से और भगवती सूत्र से देखने को मिलता है। हम देखें महाजनपदास को। अब जैसे हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिटी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। महाजनपदास को हम सेकंड अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया महाजनपदास के बारे में। अब हम देखेंगे महाजनपदास भाई कौन कौन से थे। अब हम देखेंगे भाई महाजनपदास तो मतलब भारत में कई जगह थे। 16 महाजनपदास थे। तो 16 महाजनपदास में अब हम देखें ईस्ट टू वेस्ट, कोई वेस्ट टू ईस्ट बोल सकता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन मैंने यहाँ पर जो अरेंज किए हैं वो हमने ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब कि बंगाल की ओर से लेकर के अफगानिस्तान जो आज का टाइम है, हमने उस एरिया तक हमने कवर किया हुआ है, बंगाल से अफगानिस्तान की ओर। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हम देखेंगे अंगा। पहले अंग था, मतलब अंग पड़ता है, फिर मगध पड़ता है, फिर बज्जी, माला, काशी, कौशल, वत्सा, छेदी, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, कुरु, अवंती, अस्का, गांधार, कंबोज। अब हम देखेंगे अंग है भागलपुर का जो एरिया है, तो वो बिहार के एरिया हम देख सकते हैं। मगध है, तो मगध ये भी बिहार में पड़ता है। वज्जी है, माला है, ये सब मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह, ये सब इधर देखने को मिलते हैं, कौशल वगैरह। वत्सी, छेदी जो है वो हमारा बुंदेलखंड, आई थिंक बुंदेलखंड के रीजन को देखने को मिलता है। पांचाल है, सुरसेन है, मत्स्य, कुरु है, अवंती अपना उज्जैन, है ना, मध्य प्रदेश में। अस्का है, गांधार बेसिकली देखा जाए तो प्रेजेंट में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में हम गांधार बोल सकते हैं। कंबोज भी हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगा वाले एरिया को हम आज के समय कंबोज से देख सकते हैं। तो ये 16 महाजनपदास है। अब आने वाली वीडियो में हम इसकी कैपिटल और प्रेजेंट में कहां पर है ये वो हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ 16 महाजनपदास, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम, for example, monarchy emerged most of the Mahajanpadas. However, the few Ganas, Sanghas or republic also emerged. They were type of oligarchy where a group of people rules a particular territory. For example, Vajji and Mala. अब देखो क्या बोलना चाह रहा है ये। अब महाजनपदास है तो महाजनपदास 16 महाजनपद हो गए। 16 महाजनपदास में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, तो वही लिखा डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स इमर्ज। फॉर एग्जाम्पल, मोनार्की इमर्ज मोस्ट ऑफ द महाजनपदास। ज्यादातर महाजनपदास में मोनार्की चलती थी, मतलब एक व्यक्ति राज करता था, है ना, मोनार्की चलती थी। हाउएवर फ्यू गनास संघास
और रिपब्लिक। अब जैसे अपना इंडिया, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब घना संघ भी क्या थे, वहां पर कई लोग मिलके रूल करते थे, तो वो घना थे, संघ थे, और रिपब्लिक भी बोलते थे। वो भी एक टाइप था महाजनपदास में रूल करने का। फिर दे वेयर टाइप ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या हो गया, सपोज करो कोई संपन्न व्यक्ति है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वो लोग उस पूरे एरिया पे मतलब अपना कब्जा करके रखते थे। कब्जा नहीं, एक तरीके से वो लोग ही रूल करते थे। कोई धनवान व्यक्ति हो गया या कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वो उस टेरिटरी को या उस एरिया को मतलब लीड करते थे, तो उसको ओलिगार्की हो गया। वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल रूल अ पर्टिकुलर टेरिटरी, फॉर एग्जांपल वज्जियन माला, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह भी रूल करता था पर्टिकुलर टेरिटरी को। जैसे हम देखते हैं वज्जीय मला, तो ये सारे महाजनपदास, तो 16 महाजनपदास तो थे, लेकिन 16 महाजनपदास में अलग अलग सिस्टम्स थे रूल करने के। कुछ लोग थे जो मोनार्की उसमें यूज हो रहे थे महाजनपदास, कुछ में देखेंगे तो घना संघ और रिपब्लिक उस तरीके से सिस्टम था रूल करने का। कई जगह ओलिगार्की था। ओलिगार्की मतलब कि जो संपन्न व्यक्ति थे, शक्तिशाली लोग थे, धनी लोग थे, वो लोग रूल करते थे। कई जगह देखें तो भाई ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो रूल करा करते थे। एग्जांपल वज्जी है और मला है, तो ऐसी सारी जगह ये सब महाजनपदास के ही मतलब पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। 16 महाजनपदास थे और डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम से वहाँ लोग रूल करते थे। अब हम देखें मगध, कोशला, बत्सा, एडवंती वेयर द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। अब आपसे कोई बोले कि भाई 16 महाजनपदास तो आपने बता दिए, लेकिन कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट महाजनपदास है, या मतलब जो 4 नहीं मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मगध है। मगध का बहुत अच्छा नाम सुना होगा, मगध करें हम और डिटेल से समझेंगे कि भाई मगध क्यों राइज हुआ, क्या रीजन थे, शक्तिशाली क्यों था। कौशला था, वत्सा था, अवंती, अवंती मतलब अपना उज्जैन, है ना। द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास, ये महाजनपदास में 4 सबसे पावरफुल थे, मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं। उत्तर पथ इज कनेक्टेड पाटलिपुत्रा एंड कंबोज, दिस वाज द ट्रेड रूट व्हिच में मेनली फॉलोड अलोंग द रिवर गंगा। उत्तर पथ था वो कनेक्टेड था पाटलिपुत्रा से, है ना, और पाटलिपुत्रा एंड कंबोज से। दिस वाज द ट्रेड रूट व्हिच मेनली फॉलोड अलोंग द रिवर गंगा। जो रिवर गंगा है उससे ही मतलब वो उसी से मतलब फॉलोड करता है ट्रेड रूट, जो उत्तर पथ कनेक्ट होता पाटलिपुत्रा से एंड कंबोज से। तो हम ये बोल सकते हैं कंबो पाटलिपुत्र कनेक्ट होते उत्तर पथ से, और ये बेसिकली ट्रेड रूट था जो मेनली फॉलोड करता था रिवर गंगा से। जहां रिवर गंगा बहती थी उसी के तरीके से मतलब एक रास्ता बोल सकते हैं, ट्रेड रूट बोल सकते हैं, वो कनेक्ट होता था उत्तर पथ से। हम देखेंगे भैया मगध की बात करते हैं, राइज ऑफ मगध एम्पायर। अब भाई काफी लोग बात करते हैं मगध में ये हुआ, आपने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, चाणक्य के बारे में सुना होगा, मगध एम्पायर। तो हम आगे भी देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि मगध की मतलब मगध राइज क्यों हुआ। तो हम देखेंगे भी मगध के राइज होने के क्या एक मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो पाया, इतना संपन्न रहा। तो वही हम देखेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर। राइज ऑफ मगध एम्पायर में देखेंगे इट लाइज द एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा। अब रिवर गंगा थी, रिवर गंगा जब बाढ़ आती है तो वो मतलब इल्यूजन होता है, मतलब बाढ़ आती है तो वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल हो जाती है। आप देखेंगे वहां पर चावल वगैरह बहुत अच्छा होता है, धान वगैरह बहुत अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल लैंड है। तो सब फर्टाइल लैंड होगी तो वहाँ लोग खेती अच्छे से कर पाएंगे, वहां पर मतलब पैदावार ज्यादा होगी, तो वहां पर संपन्नता आएगी। तो एक ये गंगा का जो प्लेन था वो फर्टाइल प्लेन था, एक मेन रीजन तो वहां ये था कि भाई मगध में गंगा का प्लेन वो फर्टाइल प्लेन था। इट लाइज एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा का जो प्लेन था वो एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड था। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू वहां पर पास में ही था, तो वहां से उनको आयरन मिल जाता, लोहा मिल जाता था। लोहा मिलने से जो शस्त्र वगैरह बनते थे, तलवार वगैरह बनती थी, तो उनको और जो भी लोहे के औजार है या कुछ भी वस्तु है वगैरह है, उनको उस चीज के लिए वहां से उनको लोहा बहुत जल्दी बहुत अच्छे से मिल जाता था, बहुत आसानी से मिल जाता था। आसानी से तो नहीं, लेकिन छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोहा था तो उनको वहां से मिल जाता था, ये भी एक कारण है। एलिफेंट फ्रॉम फॉरेस्ट ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एंड इंक्लूडेड इन द आर्मी। अब जंगल भी लगा था, जंगल में भैया जो हाथी वगैरह हैं तो उससे जो हाथी भी मंगा लिया करते थे, हाथी राजाओं को दे दिया करते थे, तो राजा वगैरह हाथी को ट्रेंड करके अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लिया करते थे। तो ये भी एक रीजन है कि भैया हाथी वगैरह उनको बहुत आसानी से मिल जाते थे और उनको आर्मी में, उनकी सेना में बढ़ चढ़ के हाथियों का प्रदर्शन देख सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक रीजन है। द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध
राजगिरी, इट सराउंडेड बाय 5 हिल्स मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। अब देखो जो मगध की कैपिटल है, मगध की जो राजधानी है, वो क्या थी? राजगीर थी। सबसे पहले राजगीर थी। राजगीर क्यों बनाया? राजगीर इट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, वो 5 हिलों से उसके आसपास, राजगीर के आसपास 5 पहाड़ियां थी, 5 हिल्स थी। तो इस कारण वाला कोई भी व्यक्ति उसको भेद नहीं सकता था, वो अभेद्य थी। अभेद्य मतलब उसको डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, उस पे मतलब हमला करने में या बहुत दिक्कत परेशानी जाती होगी, मतलब इतनी जगह सेफ थी वो, इसलिए उसको मगध की कैपिटल राजगीर को बनाया गया। इट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 हिल से वो सराउंडेड थे, उसके आसपास 5 हिल्स थी। इट इज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, मतलब वहां पर अटैक करना मुश्किल था, इस कारण राजगीर बनाई थी। लेटर कैपिटल पाटलिपुत्रा वाज अ नेचुरल वाटर फोर्ट। अब बाद में क्या हुआ? बाद में भी राजगीर तो होती, राजगीर खत्म क्या कर दिया? पाटलिपुत्रा को बना दिया भाई कैपिटल। पाटलिपुत्रा बना दी कैपिटल, वाज अ नेचुरल वाटर फोर्ट। अब ये नेचुरल वाटर फोर्ट था, मतलब प्राकृतिक तौर पे एक जल महल बोल सकते हैं। वाटर फोर्ट तो वाटर फोर्ट है ना, उसका मतलब वही हुआ। जल महल अब कैसा कि भाई जल महल हो गया? नहीं, जल महल मतलब उसके आसपास जो देखें कि विथ वाटर फोर्ट विथ गंगा, उसके भैया पास में गंगा बीच थी, गंडक नदी भी थी, सोन नदी भी थी, घाघरा थी, एंड इट्स बॉर्डर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक ताम्रलिप्ति। मतलब उसके जो जो पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्रा के आसपास गंगा, गंडक, सोन और घाघरा, ये सारी नदियां थी। तो इस कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि वो पानी के बीच में रहा होगा। इट्स अ बॉर्डर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक, और उनकी बॉर्डर पे जो इसकी घाघरा वगैरह, घाघरा ये सारी नदियां हैं, और इन सब इसकी जो पाटलिपुत्र की बॉर्डर पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक ताम्रलिप्ति, तो इनकी जो नदियों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मतलब कि जहां से जो बंदरगाह हम बोल सकते हैं। आज से हम देखते हैं कि भैया मुंबई में पोर्ट है, पोरबंदर में पोर्ट है, तो वैसे ही जो एंशिएंट इंडिया हम देखते हैं, तो ये सारी नदियां होने के कारण तो जो पाटलिपुत्र तो कैपिटल बनाई, ये सारी नदियां होने के कारण सेफ था, और उसकी बाउंड्री वगैरह जो रही, उसके साथ साथ में वहां पर ट्रेड वगैरह करना बहुत आसान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया पानी है, नदियां हैं, तो वहां पर उन्होंने पोर्ट बना दिया। कौन सा पोर्ट बनाया? ताम्रलिप्ति पोर्ट बनाया। बॉर्डर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक ताम्रलिप्ति। अब कोई आपसे पूछे भैया कि ताम्रलिप्ति क्या है? ताम्रलिप्ति इंपॉर्टेंट एंशिएंट पोर्ट है। कहां पर? मगध एम्पायर का। ठीक है, कहां पर था ये था पाटलिपुत्रा में। लाइक पाटलिपुत्रा हेल्प्ड हैविंग अ कंट्रोल ऑफ ट्रेड। अब ये कंट्रोल ऑफ ट्रेड वगैरह करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो वहां से इनको वो चीज भी आसानी होने लगी। ठीक है, अब हम देखेंगे मोनार्की इन मगध वाज आल्सो अ फेवरेबल एट्रीब्यूट्स। अब मोनार्की ऑफ मगध वेयर आल्सो फेवरेबल एट्रीब्यूट्स, मतलब कैसे होते हैं? मोनार्की मतलब ये एक राजा लीड कर रहा है। एक राजा लीड करने से क्या फायदा हुआ? सपोज करो बहुत सारे राजा लीड कर रहे हैं, तो कई को रहेगा कि मैं राज्य ले लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, हो सकता है एक दूसरे को लड़ने मरने लगे या कुछ ऐसी स्थिति बन जाए। एक राजा लीड करेगा तो वो अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने राज्य को विस्तार करेगा, अच्छी पॉलिसीज बनाएगा, अच्छे से उसको आगे लेके जाएगा। तो एक राजा मतलब फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देगा, उसको अपने राज्य पे ध्यान देगा। तो एक राजा लीड करता था, तो ये भी बहुत फेवरेबल कंडीशन देख सकते हैं कि मोनार्की इन मगध वाज आल्सो फेवरेबल एट्रीब्यूट्स। तो मोनार्की कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी मगध को राइज करने में। द पीपल ऑफ मगध वार वेयर सीन इन लो स्टीम। अब जो लोग थे मगध के, उनको बहुत कमतर आंका जाता था कि अरे भाई ये तो ऐसा ही है, उनको बहुत कम तक लोग आंकने लगे थे, है ना। दे रिसेंटली हैड बीन विदसाइज्ड एंड दस शुड मोर जील फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब फिर रिसेंटली उन्होंने क्या कर दिया? वेदिसाइज कर लिया, मतलब वैदिक वगैरह विदिसाइज कर लिया अपने आप को, मतलब वैदिक से, वेद ग्रंथों से हम देख सकते हैं, उससे उन्होंने अपने आप को वो कर लिया। एंड दी शो मोर जील, और उससे उनको क्या? विदिसाइज कर लिया अपने आप को। जील मतलब उनके अंदर उत्साह आ गया कि भैया हमारा जो किंगडम है उसको एक्सपेंशन करेंगे। उन्होंने विदिसाइज तो खुद कर लिया, उस कारण उनको उत्साह भी आ गया, भैया हमने विदिसाइज कर लिया अपने आप को, अब हम हमारे किंगडम को बढ़ाएंगे, हम उसको और आगे से मतलब संपन्न करेंगे। वहां के लोगों में उत्साह आने लगा। तो वही लिखा है, द रिसेंटली हैड बीन विदिसाइज्ड एंड दस दूज शोड मोर जील फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम। तो उनके अंदर उत्साह आने लगा उनके किंगडम को एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यही सब चीजें थी। आगे हम देखेंगे कि भैया इंपॉर्टेंस मतलब कौन कौन से किंगडम्स थे, कौन कौन से मतलब रूलर वगैरह आए मगध एम्पायर में, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।